अगर मैं कहूँ कि आपके फ़ोन का एक छोटा सा माइक्रोचिप और पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव, मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो शायद ये बात थोड़ी अजीब लगे। हाँ, अजीब तो है, लेकिन आज की हमारी इस डीप डाइव में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं कि ये डॉट्स आखिर कनेक्ट कैसे होते हैं। सही कहा। आज 7 मई 2026 के जो भी करंट अफेयर्स है ना, वो सिर्फ सुर्खियां नहीं है। मैं तो कहूंगी कि ये हमारे देश के सिस्टम के लिए एक नया अपग्रेड पैच है। अपग्रेड पैच, ये एनोलॉजी काफी दिलचस्प है। एक ऐसा अपग्रेड जो हमें वैश्विक अस्थिरता के वायरस से बचा सके। बिल्कुल। और देखिए, ये अपग्रेड बहुत जरूरी भी है, खासकर जब हम समावेशी तकनीक की बात करते हैं। जैसे एनसीईआरटी ने जो प्रशस्त 2.0 शुरू किया है। ओ हाँ, वो दिव्यांग बच्चों की पहचान वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म ना। हाँ, वही। उसका मकसद ही यही है कि स्कूलों में बच्चों को सही समय पर मदद मिल सके। और इसी के साथ बीआईएस यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने भी स्वास्थ्य से जुड़ी सहायक तकनीकों के लिए 6 नए मानक तय किए हैं। अच्छा, तो मतलब व्हीलचेयर या हियरिंग एड जैसे उपकरणों की क्वालिटी अब और बेहतर होगी। और शायद इसी कड़ी में वो स्वस्थ भारत पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। जी बिल्कुल। लेकिन मेरे दिमाग में ना एक सवाल आ रहा है। हम इन पोर्टल्स और मानकों को सॉफ्टवेयर मान लेते हैं, पर क्या हमारा हार्डवेयर इसके लिए तैयार है? मेरा मतलब है, इन उन्नत उपकरणों को चलाने के लिए तो बेहतरीन तकनीक चाहिए होगी ना? यहीं पर तो हमारा सेमीकंडक्टर मिशन काम आता है। देखिए, सरकार ने 3900 करोड़ रुपए के 2 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को हाल ही में मंजूरी दी है। अरे वाह, 3900 करोड़। हाँ, और ये माइक्रोचिप्स सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप के लिए नहीं बनते। आगे चलकर जो भी आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण बनेंगे ना, ये चिप्स उनका दिमाग होंगे। लॉजिकल है। लेकिन सिर्फ चिप्स बना लेना काफी थोड़ी है। उन्हें सही जगह पहुंचाना भी तो होगा। इसके लिए तो बहुत बड़ी सप्लाई चेन चाहिए। और उसी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे का भी तो विस्तार हो रहा है। जैसे गुजरात के वाडिनार में जहाज़ों की मरम्मत के लिए एक नई फैसिलिटी बन रही है। अच्छा, और वो आंध्र प्रदेश वाला प्रोजेक्ट भी तो है विशाखापट्टनम में। हाँ, दक्षिण तट रेलवे जोन का नया मुख्यालय। मतलब ये सब पोर्ट्स और रेलवे नेटवर्क उस हार्डवेयर का ही हिस्सा हैं जो देश के भीतर और बाहर सामान की आवाजाही पक्की करेंगे। लेकिन देखिए, ये आवाजाही तो तब रुक जाती है ना जब दुनिया में उथल-पुथल मची हो। अब पश्चिम एशिया का ही तनाव ले लीजिए। ऐसे बाहरी झटकों से कैसे बचेंगे हम? इसके लिए इकोनॉमी को एक शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है, ECLGS 5.0। ओहो, ये तो काफी भारी टर्म है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। आसान भाषा में ये एक योजना है जो संकट के समय छोटे और मझोले उद्योगों को बिना गारंटी के लोन देती है, ताकि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन रुक भी जाए तो उनका काम चलता रहे, वो बंद ना हो। तो ये तो हो गई घरेलू सुरक्षा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम चला रहा है, ताकि जहाजों की आवाजाही सुरक्षित रहे। सही पॉइंट है। और इसी बीच ना हमारे देश में वित्तीय आदतों को भी मॉडर्न बनाया जा रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स यानी EGR शुरू किया है। रुकिए रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा उलझ गई। मतलब हमारे भारत में तो लोग असली सोना तिजोरी में रखकर ही चैन की सांस लेते हैं। ये डिजिटल सोना या ईजीआर कैसे काम करेगा? इसे ऐसे समझिए ना, पहले लोग पैसा गद्दे के नीचे रखते थे, फिर बैंक में रखने लगे। EGR भी वही है। ये आपके सोने को एक सुरक्षित डिजिटल रसीद में बदल देता है, जिसे आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सेफ्टी भी और ट्रेडिंग में आसानी भी। एकदम। ये पुरानी परंपरा को एक पारदर्शी ढांचे में ढालने का तरीका है। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आधुनिक बनाने के लिए वायबिलिटी प्लान 2.0 लाया गया है। समझ गए। जड़ें पुरानी है पर गवर्नेंस नहीं है। और अगर हम अर्थव्यवस्था और तकनीक का इतना विस्तार कर रहे हैं, तो सुरक्षा की दीवारें भी तो ऊंची करनी होंगी। शायद इसीलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को वो 1476 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट भारतीय सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाने के लिए है। और देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब सिर्फ गोलियां चलाना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? ये असल में दुश्मन के रडार और संचार उपकरणों को जाम करने की क्षमता है। आप इसे आधुनिक युद्ध का सॉफ्टवेयर डिफेंस कह सकती हैं। क्या बात है। और व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए समुद्री कूटनीति भी तो चल रही है। जैसे म्यांमार के यांगून में INS सुनैना का पहुंचना। और कोची में डच नौसेना के जहाज का आना भी। जब पश्चिमी एशिया जैसे क्षेत्रों में तनाव बढ़ता है ना, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारी ये मौजूदगी एक रणनीतिक ढाल बन जाती है।
मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। खैर, इन भारी भरकम बातों से थोड़ा हटकर कुछ और भी घटनाक्रम है आज। जैसे शशि शेखर वेम्पति को सीबीएफसी का नया अध्यक्ष चुना गया है। फिल्म प्रमाणन बोर्ड के लिए ये एक नया कदम है। और अगर खेलों की बात करें तो डेनमार्क में थॉमस और उबेर कप 2026 के फाइनल्स का रोमांच भी तो चल रहा है। हाँ, और खेलों से मुझे याद आया, आज 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस भी है। जी, लेकिन आज एक भावुक करने वाली खबर भी आई है। मोटरस्पोर्ट लीजेंड और पैरा एथलीट एलेक्स ज़ेनार्डी का 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ओह, उनका जीवन तो वाकई एक मिसाल था। इतनी बड़ी दुर्घटनाओं के बाद भी हार ना मानना, यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल, उनकी वापसी की कहानी हमेशा लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें, तो एक बात साफ है कि हम हर मोर्चे पर खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, रक्षा हो या बुनियादी ढांचा। हाँ, तैयारी तो पूरी दिख रही है। लेकिन इन सबके बीच मेरे दिमाग में एक सवाल छूट जाता है। इतनी वैश्विक निर्भरता वाले समय में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रीय संकट हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था को बिल्कुल भी प्रभावित न करे? ये एक बहुत बड़ा और जटिल सवाल है। वही तो, क्या पूर्ण आत्मनिर्भरता वाकई एक यथार्थ है, या ये सिर्फ एक भ्रम है जो हमने खुद को तसल्ली देने के लिए पाल रखा है? इस विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं।